अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू अदब का ये क्लास नंबर 3 है। टोटल आज का ये क्लास नंबर 27 है। आज के क्लास में हम और आप उर्दू अदब से रिलेटेड मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। साथियों, पिछले दिनों आपने देखा होगा क्लास नंबर 25-26 में हम लोगों ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया के मुताल्लिक़ पढ़ा था। उसी के सवालात लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या STT की तैयारी कर रहे हैं, UP TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड TT की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के ये सवालात आपको बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। मुकम्मल क्लास को देखिएगा। अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं, AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाला आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। साथियों, साथ ही साथ AR डिजिटल के एप्लीकेशन को भी लोड कर लीजिए। आपको टेस्ट वगैरह जब देना हो, PDF वगैरह लेना हो, तो सारी चीज़ें आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। बहरकैफ, इससे पहले कि हम अपने क्लास का आगाज़ करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा और हम कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास को बाज़ाब्ता शुरू किया जा सके। एक बार कंफर्म करा दीजिएगा ताकि आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ हो सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साथ ही साथ गुजारिश करता हूँ कि एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा। तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपको पता लग सके, आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितने पानी में है या कितनी तैयारी हुई है, कितनी कमी है। बहरकैफ, हमारा पहला सवाल है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का, फ़ारसी ज़बान का, तुर्की ज़बान का, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। शुक्रिया सराजुद्दीन साहब कंफर्म कराने के लिए, राहत सुल्ताना कंफर्म कराने के लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और इस क्लास का टेस्ट आज रात 10 बजे लगेगा, तो आप लोग रात में 10 बजे टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा। जो लोग कोर्स लिए हैं दे दीजिएगा। लिंक हर चीज़ का बार बार शेयर नहीं किया जाएगा, आप लोग खुद से जा कर के दे दीजिएगा। तो पहला सवाल हमारा है, कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो दोस्तों, आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, क़स्द से निकला है। और कसीदा जो है दोस्तों, किसके तवस्सुस से, जी किसके तवस्सुस से कसीदा उर्दू ज़बान में आया? कसीदा जो है हिंदुस्तान में, कसीदा सबसे पहले कहाँ कहा गया? तो कसीदा सबसे पहले दीगर असनाफ की तरह दक्कन में इसका आगाज़ हुआ। तो 1 नंबर सवाल का A ऑप्शन राइट आंसर हुआ। दूसरा सवाल थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। पूछा जा रहा है, कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, आपने पढ़ा जी। माना है कसीदा के इरादा करना। लुग़वी माना क्या है? कसीदा के इरादा करना। लेकिन पूछा जा रहा है, कसीदा कसाइद से निकला है, अक़साद से निकला है, क़स्द से निकला है, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, माने हैं इरादा करना, लेकिन निकला है क़स्द से। किससे निकला है? क़स्द से। तो 2 नंबर सवाल का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कसीदा के लुग़वी माना है कमज़ोर ऊँटनी, तंदुरुस्त ऊँटनी, लंबी ऊँटनी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। कसीदा के लुग़वी माने पूछा जा रहा है। कसीदा के लुग़वी माने, मोमिन तौसीफ़, वालेकुम अस्सलाम। लुग़वी माने जब पूछा जाए कसीदा का, तो तंदुरुस्त ऊँटनी बताइए। क्या बताइए? लुग़वी माना तंदुरुस्त ऊँटनी। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फ़ारसी और उर्दू में कसीदा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी खाली जगह किसी की बयान की गई हो।
हिज्ब बयान की गई हो, मदह बयान की गई हो, मजम्मत बयान की गई हो, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी क्या होगा चौथे नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बहुत उम्दा। फ़ारसी और उर्दू में कसीदा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की हिज्व भी हो, मदह भी हो, मजम्मत भी हो। तो 4 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हैअत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे खाली जगह होते हैं। पहले दोनों मिसरे खाली जगह होते हैं। हम काफिया, हम रदीफ, हम मतला, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। हैअत के एतबार से कसीदा के पहले शेर के दोनों मिसरे क्या होंगे? तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि हम काफिया होंगे। क्या होंगे? हम काफिया होंगे। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठा सवाल 5 का डी क्यों दे रहे हैं भाई? हैअत के एतबार से पूछा जा रहा है। वो कसीदा जिसमें किसी की तारीफ बयान की गई हो कहलाती है। हिजविया कसीदा, मदहिया कसीदा, नातिया कसीदा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सही जवाब होगा मदहिया कसीदा जिसमें किसी की तारीफ की जाए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा और आप लोगों ने भी सही ही जवाब दिया है, 6 का बी। अगला सवाल है। वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की या हालात हाजरा की मजम्मत बयान की गई। हमदिया कसीदा, मदहिया कसीदा, हिजविया कसीदा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। इस बार बीपीएससी ने कसीदे से मुताल्लिक कुछ सवालात पूछे थे। गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा। बार बार जो है अब आप कहिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर लाइव क्लास का लिंक भेज दिया कीजिए। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बिज़ी रहने की वजह से जो है कभी कभी लिंक टाइम से नहीं भेजा जाता है। तो इसके लिए आप लोग को इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। बार बार बोलता हूँ। बहरकैफ वो कसीदा जिसमें किसी शख्स की या हालात हाजरा की मजम्मत जब बयान की जाए तो हिजविया कसीदा होगा। सी ऑप्शन 7 नंबर का राइट होगा और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है, 7 का सी। बहुत अच्छा। अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे खाली जगह कहते हैं। हमदिया कसीदा, मदहिया कसीदा, नातिया कसीदा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। 8वां सवाल। अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है, जी अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे हमदिया कसीदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हमद। हमद के माने होते हैं अल्लाह की तारीफ। हमदिया कसीदा ऐसा कसीदा जो अल्लाह ताला की शान में, अल्लाह ताला की तारीफ में कही जाए। 9वां सवाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे कहते हैं हमदिया कसीदा, मदहिया कसीदा, नातिया कसीदा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदा कहा जाता है उसे नातिया कसीदा कहेंगे। क्या कहेंगे? नातिया कसीदा कहेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शेर है। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को ए मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी टीचर बने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी मेयारी हो, तो दोस्तों तैयारी खुद आपको करनी होगी। आपके हिस्से का दिया खुद आपको जलाना होगा। अगर आप नहीं चाहेंगे तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई से भी ताकत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो आपको क्या आपके हिस्से का दिया नहीं जला सकती। आपकी तैयारी आपको करके नहीं दे सकती। तो आपको करना है।
गाइड आपको किया जा सकता है, रास्ता आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना आपको है। और एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप क्लास देखते हैं किसी भी मतलब चैनल पर देखें, कहीं भी तैयारी करते हैं, तो रेगुलर क्लास देखिए। क्या कीजिए, रेगुलर क्लास देखिए। ये नहीं कि एक क्लास देख लिया, 2 क्लास छूट गया, हाँ बाद में देखेंगे, परसों देखेंगे, तरसों देखेंगे, नरसों देखेंगे। मेरे भाई, मैं क्लास कराते कराते नहीं थक रहा हूँ, बिला नागा 7 बजे शाम में आपके लिए क्लास लेकर हाजिर हो जा रहा हूँ, फिर आप क्यों गायब रहते हैं? तो आप गायब मत रहिए, आप तैयारी कीजिए, आप अपने हिस्से का दिया खुद जलाइए, सुस्ती में मत पड़िए। सुस्ती में पड़िएगा, 1 क्लास छूटा, 2 क्लास छूटा, फिर आप पर बोझ बनता चला जाएगा। अब सोचो क्या देखेंगे, छोड़ो जाने दो, ऐसे ही है वैसे ही। तो इसीलिए बोलता हूँ कि हर क्लास को देखिए, रेगुलर देखिए, ताकि आप जो है सुस्ती में ना पड़े। 10वां सवाल है, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्ह और बुजुर्गान दीन की मदह में जो कसीदे कहे जाते हैं उसे कहते हैं। बीपीएससी ने ये सवाल पूछा था, आई थिंक टीआरई 1 या 2 में। हमदिया कसीदा, मदहिया कसीदा, नातिया कसीदा, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ई ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ई ऑप्शन राइट होगा। क्यों राइट होगा? सहाबाए किराम और बुजुर्गान दीन की मदह में जो कसीदे कहे जाते हैं वो मनक़बत कहलाता है। जी, क्या कहलाता है? सहाबाए किराम, बुजुर्गान दीन, जी सल्फ़े सालेहीन, खुलफ़ाए राशिदीन की मदह में जो कसीदे कहे जाते हैं वो मनक़बत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनक़बत कहलाते हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, ज़हन हाजिर रहना चाहिए सारे साथी का कि सवाल क्या पूछ लिया जा रहा है। बीच में कुछ कुछ सवाल ऐसा रहेगा कि आपका ज़हन चकरा जाएगा। 11वां सवाल है, कसीदे के अज्जाए तरकीबी कितने हैं? 4 हैं, 5 है, 6 हैं, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। कसीदे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? देखिए, 1 2 3 बात हम कसीदे के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अगर आप कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। कसीदे में क्या क्या होता है? एक होता है तख़य्युल की बुलंदी। क्या होता है दोस्तों? तख़य्युल की बुलंदी। लिख लीजिए, तख़य्युल की बुलंदी। और इसमें मुबालगा आमेज़ी। क्या होता है? मुबालगा आमेज़ी। 2 खूबी हुई। तीसरी खूबी लिख लीजिए, बुलंद आहंगी। बुलंद आहंगी। और चौथी खूबी ये है कि कसीदे में पुरशिकोह अल्फाज। इसमें से भी सवाल अभी बीपीएससी ने पूछा था तैयारी 3 में। पुरशिकोह अल्फाज का इस्तेमाल कसीदे की खूबी है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पर। 11 नंबर सवाल है, कसीदे के अज्जाए तरकीबी 5 हैं। कितने हैं? 5। तशबीब, गुरेज, मदह या हिज्व, हुस्ने दुआ तलब और दुआ। इसका शॉर्टकट हमने बताया था तगमद। क्या बताया था? तगमद। तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। एक और है हुस्ने तलब, लेकिन इसको ज़्यादातर शुआरा ने इस्तेमाल नहीं किया है। बहरकैफ तो यहाँ पर 11 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, तशबीब का दूसरा नाम खाली जगह है। नसेब, नसब, नसेब, ये नसीब, नसब, नसेब, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यस, मुबालगा आमेज़ी, तख़य्युल की बुलंदी, मुबालगा आमेज़ी, बुलंद आहंगी, पुरशिकोह अल्फाज का इस्तेमाल। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तशबीब का जो दूसरा नाम है वो है नसेब, और ये होता है नसीब। अगला सवाल 13 नंबर, कसीदे के जिस जुज़ से असल मौजू के लिए फ़िज़ा साज़ी। फ़िज़ा साज़ी का मतलब होता है माहौल बनाना। माहौल बनाने के लिए जिससे काम लिया जाता है क्या कहलाता है? तशबीब, गुरेज, मदह, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, तो कसीदे के जिस जुज़ से असल मौजू के लिए माहौल बनाने का काम लिया जाए या फिर फ़िज़ा साज़ी का काम लिया जाता है, तशबीब कहलाता है। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कसीदे का असल जुज़ होता है तशबीब, गुरेज, मदह या हिज्व, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं।
सवाल नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 14 माजिद अख्तर, एमडी आतिफ, शमशाद आलम, रूही खान, हिना परवीन, शेख फातिमा, इरशाद हुसैन, इट्सनूर सबा, एसएम अंसारी, वसीम अख्तर, मुफ्ती तौहीद, शमीम अख्तर, क्रिएटिव माइंड, हिना परवीन। किस तेज़ी के साथ आप लोगों के कमेंट मेरी नज़रों से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों मदह या हिज्व जो है दोस्तों ये कसीदे का असल जुज़ है और फ़िज़ा साजी के लिए जिससे काम लिया जाता है वो है तशबीब। वो कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते और किसी मौजू पर बराह रास्त बात होती है कहलाता है हमदिया कसीदा, खिताबिया कसीदा, नातिया कसीदा, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? जी देखिए, कसीदा के बारे में दोस्तों हमने बताया था कि हैत के एतबार से कसीदा की 2 किस्में हैं। कसीदा की कितनी किस्में हैं? हैत के एतबार से 2 किस्में हैं। एक होती है खिताबिया कसीदा और दूसरी होती है तमहीदिया कसीदा। दूसरी कौन सी किस्म है? तमहीदिया कसीदा। तो खिताबिया कसीदे में क्या होता है कि ये कसीदा बराह रास्त या तो मदह करेगा या मजम्मत से शुरू हो जाएगा, यानी या तो तारीफ से शुरू होगा या बुराई से शुरू होगा, वो हो जाएगा खिताबिया कसीदा। और तमहीदिया क्या होता है? ये कसीदा बराह रास्त मतलब असल मौजू से शुरू नहीं होगा, यानी मदह या मजम्मत से शुरू नहीं होगा, बल्कि इसमें तमहीद के तौर पर कुछ अशार जी पढ़े जाएंगे, कुछ अशार शामिल किए जाएंगे। बहरकैफ तो 15 का हो जाएगा क्या? खिताबिया। वो कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते और किसी मौजू पर बराह रास्त का मतलब हुआ डायरेक्ट। बराह रास्त का मतलब क्या हुआ? उर्दू में बराह रास्त मतलब डायरेक्ट शुरू कर दिया जाए, तो खिताबिया कसीदा होगा। 15 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज किसके कसीदों से होता है? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, मुल्ला वजही, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल है दोस्तों। तो देखिए, उर्दू में कसीदा निगारी का जो आगाज़ है कुली कुतुब शाह के कसीदों से होता है। कुछ लोगों ने दोस्तों मुल्ला वजही को कहा। अगर इसी में एक सवाल और जोड़ दे, एक जुमला और जोड़ दे कि शुमाली हिंद में जी कसीदा निगारी का आगाज़ किसके कसीदों से होता है, तो सौदा का नाम ले लीजिएगा। किसका नाम लीजिएगा? सौदा का नाम ले लीजिएगा। दक्कन के सबसे मुमताज़ कसीदा गो शायर वली दक्कनी, नुसरती, मुल्ला वजही, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे मुमताज़ कसीदा गो जो है दोस्तों नुसरती को माना जाता है। किनको माना जाता है? शेख नुसरत नुसरती को जी मुमताज़ कसीदा गो माना जाता है, मुनफरिद कसीदा गो माना जाता है। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुमाली हिंद में कसीदा की बुनियाद किसने मजबूत की? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़, असदुल्ला खां गालिब। सवाल नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता ही दिया था जी, क्या बताया था कि शुमाली हिंद में कसीदा की बुनियाद किसने मजबूत की, या यूं पूछ ले कि कसीदा का आगाज़ किसने किया, तो आप कह सकते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल देखिए, नवाब टोंक और राजा अजीत सिंह की मदह में किसने कसीदे लिखे? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, मोमिन खां मोमिन, हस्ब वाला में एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब होगा दोस्तों कुली कुतुब शाह नहीं, वली दक्कनी नहीं, बल्कि मोमिन खां मोमिन एक राजा था जी, टोंक राजस्थान में एक जगह है, वहीं का अजीत सिंह नाम था। तो मोमिन खां मोमिन ने इनकी मदह में कसीदे लिखे और दोस्तों एनसीईआरटी ने इस लाइन को जी मतलब लिखा है, तो मैंने सोचा कि ये लाइन भी आपके लिए पॉइंट बनाकर आपके सामने पेश करूं। मोहसिन काकोरवी किस तरह के कसीदा गोई के लिए मशहूर थे? हमदिया कसीदा,
मदहिया कसीदा, खिताबिया कसीदा, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी माशाल्लाह, तकरीबन 80 साथी इस वक्त लाइव देख रहे हैं। तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल करता हूं और साथ ही साथ ये भी यकीन दिलाता हूं तमाम साथियों को कि इंशाअल्लाह मायूस नहीं करूंगा। इतना उम्दा और मेयारी आप सबके सामने ऐसा मवाद लाऊंगा कि आप लोग मायूस नहीं होइएगा। आप थक जाइएगा, लेकिन मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि AR डिजिटल पर आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा। टॉपिक वाइज क्लास मिलेगा, हर क्लास का MCQ मिलेगा और साथियों आपको हर क्लास का टेस्ट मिलेगा। जी इसके अलावा हम मास्टर नोट भी देंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है, मतलब घमंड नहीं कर रहा हूँ, कि हमारे मास्टर नोट को बहुत सारे साथी ऐसे हैं TRE 3 में दूसरे का क्लास लेने के बाद उन्होंने मुझसे, कई साथी ने, एक दो लोगों ने नहीं, कई लोगों ने, तकरीबन 25-30 लोगों ने कॉल करके मुझे कहा कि सर आपके मास्टर नोट की बहुत चर्चा है, झलक मैंने भी देखी है, लेकिन मैं पहले कहीं क्लास ले चुका था, चूँकि अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपका मास्टर नोट मैं लूँ। तो दोस्तों ये घमंड की बात नहीं, लेकिन चूँकि मेहनत मतलब उसमें करता हूँ और पूरा NCERT का मवाद देता हूँ, तो मास्टर नोट भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और इस बार हमारी ये कोशिश रहेगी, कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू कवाइद प्लस उर्दू अदब दोनों का मास्टर नोट दूँ। बैरकैफ, तो कुछ साथियों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने मैसेज डिलीट कर रहे हैं, कुछ लोग नातिया कसीदे के लिए मशहूर हैं। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब लग रहा है कि हाँ आप लोग जो है थोड़ा तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डेयर सर जी, दिल से। 21 नंबर सवाल है, सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, खबर उड़ती हुई आती है महाबन में अभी, के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल, न खुला 8 पहर में कभी 2-4 घड़ी, 15 रोज हुए पानी को मंगल मंगल, कभी डूबी कभी उछली महे नौ की कश्ती, बहरे अखजर में तला तुमसे पड़ी है जी हलचल। तो ये दोस्तों सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल सिनफी एतबार से मरसिया है, कसीदा है, मसनवी है, एक से जायद है, इनमें से कोई नहीं। तो ये कसीदा है और नातिया कसीदा है और मोहसिन काकोरी का कसीदा है। देखिए सवाल आई थिंक नीचे आ ही रहा है। 22 नंबर सवाल है, सिमते काशी से चला जानूबे मथुरा बादल किस तरह का कसीदा है? तो हमने आपको बता ही दिया कि नातिया कसीदा है और दोस्तों मोहसिन काकोरवी का ही है, और ये TRE 1 में पूछा गया था। MD इमरान हुसैन साहब कह रहे हैं आपके मास्टर नोट से बहुत फ़ायदा हुआ जी सर जी TRE 3 में। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ। ज़ुबैर खान कह रहे हैं सर HTT का बैच शुरू कर रहे हैं। बताएंगे इंशाल्लाह बताएंगे, वादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैं तैयारी करा रहा हूँ उसका मेयार बरकरार रखे। ये नहीं कि हम बहुत सारे बैच लॉन्च कर दें और हम जो है उसकी तैयारी ही ना कराएं, ऐसा नहीं जी। बारकैफ 23 नंबर सवाल है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है गज़ल और गज़ाल से निकला है, तो 23 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा गज़ल का पहला शेर मक्ता मतला हुस्न मतला हस्ब बाला में एक से ज़ायद हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्या कहलाता है जी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सर एंड ऑल फ्रेंड्स। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह सालिया खातून। इस सवाल को मैंने चीख चीख कर पढ़ाया है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। और मक्ता मत जवाब दे दीजिए, 24 का ए जवाब मत दे दीजिए, 24 का जवाब ए मत दे दीजिए आप लोग। कुछ लोगों ने लगता है ए भी ऑप्शन चूज़ किया है। ए ऑप्शन अगर आप दे रहे हैं तो गलत है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, बी ऑप्शन राइट होगा जी। अभी कितना उम्दा मवाद दिया आपको गज़ल के मुतालिक। अच्छा गज़ल के मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि अभी BPSC ने साथियों पूछा था। हालांकि हम जो नोट दिए हैं उस नोट में हमारा ये
मतलब जो है ऑलरेडी ऐड करके दिया हूँ, मदनी एकेडमी ऑफिशियल। वालेकुम अस्सलाम मदनी साहब। तो देखिए गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है, गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है दोस्तों, हमने ये आपको थ्योरी क्लास में दे दिया है, उसको बोलते हैं शाह बैत। क्या बोलते हैं? शाह बैत। और दूसरा क्या बोलते हैं मालूम है आपको? बैतुल गज़ल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बैतुल गज़ल। और एक क्या बोलते हैं गज़ल के सबसे अच्छे शेर को? कमेंट कीजिए। और दोस्तों बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था, बैत शेर को कहते हैं लेकिन बैत का दूसरा और क्या माना है, ये सवाल भी पूछा था। तो बैत का मतलब तो शेर होता ही है, इसका दूसरा माने होता है घर। बैतुन अरबी वर्ड है। आवाज कम है, शमीम अख्तर कह रहे हैं कि आवाज कम है सर। चलिए तो मतला कहलाएगा। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ है। चलिए, गजल का माना है बातें करना, लड़ी पिरोना, औरतों की बातें करना, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हासिले गजल। जी, तो गजल के माना है दोस्तों औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गजल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है, मतला कहलाता है, हुस्न मतला कहलाता है, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा मक्ता कहलाता है। कता यक्ताऊ का मतलब होता है काटना, काटने के बाद जो ख़त्म हो जाए जो चीज़ है ना, यानी गज़ल ख़त्म हो जाती है जहाँ पर जिस शेर पर, वो मक्ते का शेर कहलाता है और जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जी, मक्ते के शेर के लिए ज़रूरी है कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, ये उसके लिए शराइत है। और अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता है तो दीगर शेर की तरह वो भी गज़ल का एक शेर ही होगा। 27 नंबर सवाल है, मतले के बाद आने वाले शेर को खाली जगह कहते हैं। मक्ता, मतला, हुस्न मतला, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, मक्ता और मतला के बारे में आपने पढ़ लिया। मतला गज़ल के पहले शेर को, मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को, बच गया हुस्न मतला। तो मतला के बाद आने वाले शेर को हुस्न मतला कहते हैं। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मदनी एकेडमी ऑफिशियल सर, क्या आपका पेड क्लास है? हाँ बिल्कुल है, आज ही से है, बहुत दिनों से है। एआर डिजिटल का एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोड कीजिए, वहीं से लीजिए पेड कोर्स। पीडीएफ नोट्स, मारूजी सवाल, टेस्ट, मास्टर नोट्स, सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ नहीं होती, रदीफ कहलाती है, मुरद्दफ़ कहलाती है, गैर मुरद्दफ़ कहलाती है, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब होगा कि ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ ना हो गैर मुरद्दफ़ कहलाएगी। थ्योरी क्लास में हमने दोस्तों शेर को शामिल करके हमने आपको बताया था कि रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, सारी चीज़ों को ऐड करके हमने समझाया था, है ना। रदीफ के माने क्या है, काफिया के माने क्या है ना, सारी चीज़ें आपको बताई भी थी। अब बात करते हैं मतला के बाद अगर एक और ऐसा शेर आ जाए जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हूँ, कहलाएगा मतला, मतला सानी, मतला सालिस, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, मतलए सानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलए सानी कहलाएगा। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाजिया हुसैन, इंशाअल्लाह कोशिश है हमारी। 30 नंबर सवाल है, उर्दू में गज़ल की रिवायत का आगाज़ किससे हुआ? कुली कुतुब शाह, वली दकनी, मोमिन खा मोमिन, हस्बे बाला में एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गज़ल के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ जी, पॉइंट अगर लेना चाह रहे हैं हमसे तो ले लीजिए जी। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन्फ है, आप जानते हैं। गज़ल की जो खूबी है ना दोस्तों, वो उसका ईजाज़ो इख्तिसार है जी, ईजाज़ो इख्तिसार। जी, ये क्या है? गज़ल की खूबी है जी, गज़ल की खूबी ईजाज़ो इख्तिसार है। और दोस्तों गज़ल में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी भी होती है और साथ ही साथ इसकी मखसूस हैअत है
جی یاد رکھیے گا. جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قصیدے میں تخیل کی بلندی، مبالغہ آمیزی، بلند آہنگی اور پرشکو الفاظ، یہ چاروں جو جملے بتائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے دوستو اس کی خوبی ہے قصیدے کی. اسی طریقے سے یہ جو ہے ایجاز و اختصار غزل کی خوبی. 1 منٹ رکیے گا. معذرت کے ساتھ تمام ساتھیوں سے. جی شروع کریں گے 31 نمبر سوال کی طرف. اردو میں غزل کی روایت کو کس نے مستحکم کیا؟ 31 نمبر سوال ہے. قلی قطب شاہ نے، ولی دکنی نے، میر تقی میر نے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اردو میں جو غزل کی روایت ہے ساتھیوں، اردو میں غزل کی روایت کو جس نے مستحکم کیا ہے ان کا نام ہے ولی دکنی. تو بی آپشن رائٹ ہو جائے گا. 32 نمبر سوال ہے. ولی کے ہم عصر علی سردار جعفری، قلی قطب شاہ، سراج اورنگ آبادی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو 32 نمبر سوال کا صحیح جواب ہوگا جی ولی کے ہم عصر کون ہیں؟ تو سراج اورنگ آبادی ہیں. سی آپشن آپ کا کیا ہوگا؟ 32 نمبر کا رائٹ ہو جائے گا. اگلا سوال ہے. کس کے اثر سے شمالی ہند بالخصوص دہلی میں اردو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوا؟ جی علی سردار جعفری، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. عظما پروین وعلیکم السلام. بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے. جیٹ ایٹ کا بھی کلاس چلے گا انشاءاللہ. دیکھیے گھبرائیے مت، ہم شروع کریں گے. پہلے ہم اس کے سلیبس کو دیکھ رہے ہیں. سلیبس ہمارے پاس آیا ہوا ہے. کس کے اثر سے شمالی ہند بالخصوص دہلی میں اردو شاعری کے نئے دور کا آغاز ہوا؟ پوچھا جا رہا ہے سوال نمبر. تو دوستو ولی دکنی کی دیوان جب دلی میں آئی تھی نا، اسی میں ہم پڑھیں گے دکن میں جب، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے. کس صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا گیا؟ 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 34 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو. 18ویں صدی جو ہے اس کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا گیا، اور باضابطہ NCERT کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے 18ویں صدی اردو شاعری کا سنہرا دور ہے. تو اس لیے ہم نے اس لائن کو ایڈ کر دیا ہے. ایسے ترقی پسند شاعر کی نشاندہی کیجیے جو اول تا آخر غزل سے ہی وابستہ رہے. مجروح سلطان پوری، اصغر گونڈوی، فانی بدایونی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. 35 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو. صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو ایسے ترقی پسند شاعر مجروح سلطان پوری ہیں جو اول تا آخر غزل سے وابستہ تھے، منسلک تھے. 36 نمبر ہے. ترقی پسند تحریک کے عہد کے نمائندہ غزل گو شعراء کی نشاندہی کرنا ہے 36 نمبر سوال میں. 36 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو. جی اگر ترقی پسند تحریک کے نمائندہ غزل گو شعراء کی بات کی جائے، جی تو اس میں خلیل الرحمن اعظمی، ناصر کاظمی، اس کے بعد ابن انشا، ان تینوں کا نام آتا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کا ڈی آپشن 36 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 36 نمبر سوال کا کیا ہوگا؟ ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، پوچھا جا رہا ہے مثنوی کے عام طور پر کتنے اجزاء ہیں؟ 6، 7، 8، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ عام طور پر ہے کیونکہ مثنوی میں دوستو کیا ہوا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا ہے۔ جو اجزاء ہیں مثنوی کے اس کو زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا ہے؟ فالو نہیں کیا ہے۔ تو 8 اجزاء ہیں مثنوی کے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کے کلاس میں، جی کل کے کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنوی صنف جو ہے اس کے 8 اجزاء ہیں۔ اجزاء کو ضرور یاد کر لیجئے گا کیونکہ یہ کبھی بھی پوچھ لیا جائے گا آپ کو، جی۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، کس صدی سے مثنوی کے ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی؟ 16ویں، 17ویں، 18ویں، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو جس صدی سے مثنوی کے ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی ہے اس صدی کا نام ہے 19ویں صدی۔ کیا نام ہے؟ 19ویں صدی۔ اور 19ویں صدی ای آپشن ہے ہی نہیں تو ای آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 38 کا ای آپشن کیا ہوگا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سر آپ جے-ٹیٹ کا بھی کلاس کرا دیجئے پلیز پلیز، کریزی ایف انشاءاللہ ضرور کرائیں گے، تھوڑا سا وقت دیجئے۔ سلیبس مین پوائنٹ ہے کہ سلیبس وائز ہم تیاری کراتے ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر پہلے سلیبس، ٹاپک، عنوان، اس کے بعد ہمارا کلاس شروع ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا۔ 39 نمبر سوال ہے کہ اردو میں مثنوی کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ جی 16ویں صدی، 17ویں صدی، 18ویں صدی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 39 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب ہوگا 16ویں صدی۔ کس صدی میں مثنوی کا آغاز ہوا اردو میں؟ 16ویں صدی میں، اس لیے 39 کا یہ آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اچھا، ہر دن بتاتا ہوں پھر بھی بہت سارے ساتھی ہیں جو پوچھتے ہیں کمنٹ میں کہ سر آپ کے یہاں کلاس چلتا ہے، آپ کے یہاں یہ ہے۔ ہمارا اپلیکیشن آلریڈی آ چکا ہے، 3 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اپلیکیشن کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جوائن ہو جائیے۔ واٹس ایپ گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جوائن ہو جائیے۔ اس کے علاوہ آپ کی اسکرین پر ہر منٹ پہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے 7004832748 ہاں 7248 748 اس نمبر کو کال کر سکتے ہیں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کس کی مثنوی ہے؟ اشرف بیابانی، فخر الدین نظامی، ملا وجہی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو دوستو بہت مشہور ہے، فخر الدین نظامی کی مثنوی ہے اور اردو کی پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ مثنوی نوسر ہار کس کی مثنوی ہے؟ سراج اورنگ آبادی، فخر الدین نظامی، اشرف بیابانی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 41 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو، صحیح جواب کیا ہوگا؟ اشرف بیابانی کی مثنوی ہے نوسر ہار، لیکن موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع ہے واقعہ کربلا، اسی لیے اس میں بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مثنوی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مرثیہ ہے، لیکن NCERT نے مثنوی لکھا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی جڑے ہیں، تمام ساتھیوں کا دل سے استقبال۔ ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو کسی وجہ سے سبسکرائب نہیں کیا ہے یوٹیوب چینل کو، تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کا کچھ نہیں ہوگا جی، لیکن میری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ 42 نمبر سوال ہے، مثنوی علی نامہ کس کی مثنوی ہے؟ سراج اورنگ آبادی، فخر الدین نظامی، اشرف بیابانی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 42 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، علی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ سارے ساتھی سے جواب چاہوں گا۔ 42 نمبر سوال، مثنوی علی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ علی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ تو دوستو علی نامہ جو مثنوی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ملا نصرتی کی ہے یا شیخ نصرت نصرتی کی ہے، ان کا نام یہاں پر نہیں ہے، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کا 42 نمبر کا رائٹ ہوگا۔ اب دیکھیں 42 کا اے دے رہے ہیں کچھ ساتھی،
बड़ी अफसोस की बात है। मसनवी कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही, सिराज औरंगाबादी, अशरफ बयाबानी, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही, मुल्ला असदुल्ला वजही की मसनवी है, जिसमें कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्को मुआशके की दास्तान है। मसनवी फूलबन किनकी मसनवी है? सिराज औरंगाबादी, इब्ने निशाती, अशरफ बयाबानी, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता दूं, लेकिन चूंकि आपके जवाब भी मुझे देखने होते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ आपको भी मौका दिया जाए, इसलिए हर ऑप्शन को बताना ज़रूरी है। खुशी परवीन, वालेकुम अस्सलाम। आप सबको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, मकसद में कामयाबी अता फरमाए। फूल बन इब्ने निशाती की मसनवी है, बी ऑप्शन 44 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सिराज औरंगाबादी की मसनवी अली नामा, ख्वाबो ख्याल, बोस्तान ख्याल, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। जी दोस्तों अभी बताया था अली नामा के बारे में कि नुसरती की मसनवी है जी, और ख्वाबो ख्याल जो मसनवी आप देख रहे हैं जी, ख्वाबो ख्याल मीर असर देहलवी की मसनवी है, मीर असर देहलवी की मसनवी है। बोस्तान ख्याल की बात करें तो यही सिराज औरंगाबादी की 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका 46 नंबर है, शोला इश्क दरिया इश्क किन की मसनवी है? मीर तकी मीर, मीर असर देहलवी, अशरफ बयाबानी, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 46 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों शोला इश्क दरिया इश्क मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं, 46 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहार इश्क जहर इश्क मीर तकी मीर की है, मीर असर देहलवी की है, मिर्ज़ा शौक की है, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों अगर बताऊं तो अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? शोले इश्क और दरियाए इश्क, ये दोनों मीर की मसनवी है। मीर असर की मसनवी के बारे में आपने पढ़ा, ख्वाबो ख्याल है। मिर्ज़ा शौक की मसनवियाँ हैं, बहार इश्क, जहर इश्क, फरेब इश्क, और एक मसनवी है लज्जत इश्क। 48 नंबर है, मीर असर देहलवी की मसनवी अली नामा, ख्वाबो ख्याल, बोस्तान ख्याल, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 48 नंबर सवाल है, हालांकि ये सवाल अभी बता ही चुका हूँ, ख्वाबो ख्याल मीर असर देहलवी की मसनवी है। 49 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्दू की सबसे अहम मसनवी का दर्जा कदमराव पदमराव को है, कुतुब मुश्तरी को है, सेहरुल बयान को है, या एक से जायद को है, या फिर किसी को अहम मसनवी का दर्जा नहीं हासिल है? 49 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों उर्दू की सबसे अहम मसनवी का दर्जा किसको हासिल है? 49 सेहरुल बयान, और सेहरुल बयान किन की है दोस्तों? मीर गुलाम हसन। अगला सवाल है, दर्ज झेल में उस मसनवी की निशानदेही कीजिए जिनके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं। ज़हर इश्क, ख्वाबो ख्याल, बोस्तान ख्याल, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों उस मसनवी का नाम जिनके तमाम किरदार ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं, ज़हर इश्क उस मसनवी का नाम है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ज़हर इश्क मसनवी तसद्दुक़ हुसैन खां, जिनको आप शौक लखनवी के नाम से जानते हैं। 51 नंबर सवाल है, बरखा रुत, शिकवे हिंद, चुप की दात, मुनाजात बेवा किनकी मसनवियाँ हैं? मीर तकी मीर, मीर असर देहलवी, मिर्ज़ा शौक, हस्ब बाला में एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 10 सवाल और रह गए हैं आज के क्लास के लिए। तो दोस्तों बरखा रुत, शिकवे हिंद, चुप की दात, मुनाजात बेवा, ये सब के सब हाली की मसनवियाँ हैं, तो आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल में अल्लामा इकबाल की मसनवी अली नामा, साकी नामा, बोस्तान ख्याल,
تو دوستو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ علی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ تو شیخ نصرت نصرتی کی ہے یا ملا نصرتی کی ہے؟ بوستان خیال کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ یہ سراج اورنگ آبادی کی ہے۔ کن کی ہے؟ سراج اورنگ آبادی کی ہے۔ بچ گیا ساقی نامہ، اور یہی جو ہے اقبال، علامہ اقبال کی مثنوی ہے۔ شاہ نامہ اسلام مثنوی کن کی تخلیق ہے؟ مرزا شوق، میر اثر دہلوی، حفیظ جالندری، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 53 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو۔ حفیظ جالندری کی مثنوی کا نام ہے شاہ نامہ اسلام۔ 54 نمبر سوال ہے، پوچھا جا رہا ایسی نظم جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے، مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 54 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ 55۔ تو دوستو مرثیہ ایسی نظم ہے جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف یا اس کی صفت یا اس کی خوبی بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ مرثیہ کس دور میں ترقی پائی؟ عادل شاہی، قطب شاہی، بہامانی دور، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 55 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے مرثیہ جو ہے دوستو عادل شاہی اور قطب شاہی ان دونوں ادوار میں ترقی پائی، اس وجہ سے ڈی آپشن رائٹ ہوگا۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے، 56 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ وہ پہلے شاعر کون ہیں جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کی شکل عطا کی؟ الطاف حسین حالی، مرزا محمد رفیع سودا، ابراہیم ذوق، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 57 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو دوستو پہلے شاعر جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کی شکل عطا کی مرزا محمد رفیع سودا ہیں، 57 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 3 مور سوال لیفٹ، 3 اور سوال بچ گئے ہیں۔ پہلے شاعر کون ہیں جن کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے؟ محسن کاکوری، شوق لکھنوی، اسماعیل امروہوی، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 58 کا جواب آپ لوگ دیتے جائیے۔ 58 کا جواب چاہتا ہوں، پہلے شاعر کون ہیں جن کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے؟ فردوس خاتون، اپلیکیشن لوڈ کر لیجئے گا۔ خوشی پروین، آپ بھی لیٹ سے آئے ہیں، اپلیکیشن لوڈ کر لیجئے گا، اور ٹیلی گرام واٹس ایپ گروپ پہ سارے لوگ جوائن ہو جائیے۔ تو دوستو وہ پہلے شاعر جن کا مرثیہ مثنوی کی حیت میں ہے ان کا نام ہے اسماعیل امروہوی۔ 58 کا سی آپشن ایم ڈی زین نے دیا، بہت اچھا ہے جی۔ کچھ ساتھیوں نے غلط جواب دیا ہے، نام نہیں لوں گا نہیں تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو جائے۔ 59 مرثیہ کس لفظ سے ماخوذ ہے؟ رسا سے، ارس سے، رس سے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو مرثیہ جو ہے دوستو جی، مرثیہ لفظ رسا سے ماخوذ ہے۔ 59 کا بھی اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر، مرثیہ کا ابتدائی حصہ سراپا، چہرہ، رجز کیا کہلاتا ہے؟ یا حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 60 نمبر، تھینکس سر، کس لیے تھینکس؟ مرثیہ کا ابتدائی حصہ کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ کہلاتا ہے، اور 60 کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو قصیدہ، غزل، مثنوی اور مرثیہ ان تمام اصناف سخن سے یہ تھے 60 سوال۔ انشاءاللہ اور بھی سوالات آپ کی خدمت میں لے کے آؤں گا، باقی اور بھی ٹاپک این سی آر ٹی سے کراؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے مین این سی آر ٹی کی طرف پھر چلیں گے۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ دیکھیے آپ کا اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور جی ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی والے آئیکن کو پریس کیجیے گا جی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ اسی امید کے ساتھ آج کے کلاس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ چلیے بہت بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا، آپ سب کے پیار کے لیے، آپ سب کے سپورٹ کے لیے، آپ سب کی محبتوں کے لیے، آپ سب کی نوازشوں کے لیے۔ مجھے بھی دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام۔